क्लास। आज हम जो पढ़ने जाएंगे हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, यानी कि इसको अगर हम हिंदी में बोलें तो भारत में राष्ट्रवाद। सबसे पहले हमें इस टॉपिक नाम को क्लियर करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या होता है। नेशनलिज्म को हम देखते हैं, एक्चुअली नेशनलिज्म का मतलब होता है कि लोगों में फीलिंग डेवलप करना। ठीक है, हम क्या करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ फीलिंग अमंग पीपल्स। और जब फीलिंग डेवलप होगी तो जाहिर सी बात है वो लोग, जब फीलिंग डेवलप होगी तो क्या होंगे, एक होंगे, यूनाइट होंगे। ठीक है, जब डेवलपमेंट ऑफ फीलिंग होगी तो वो लोग यूनाइट होंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ लोगों में भावना पैदा करना, देश के प्रति प्यार की भावना पैदा करना। और देश के प्रति प्यार की भावना पैदा करेंगे तो जाहिर सी बात है वो लोग एक होंगे, ग्रुप बनाएंगे तो अपना क्या है, देश के प्रति उन्हें फीलिंग आएगी कि भैया हमें जो है अपने देश को आज़ाद करवाना है। और इस चैप्टर में हम क्या है, अपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है जिन्होंने हमें काफ़ी 200 सालों से 250 सालों से राज किया हुआ था, गुलाम किया हुआ था, उससे हम मुक्ति पाएंगे, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और जब लोग यूनाइट होंगे यानी कि एक होंगे, ठीक है, लोगों में एकता की भावना आएगी। तो जब एकता की भावना आएगी तो इसी से हमने क्या है, लोगों को क्या मिलेगी, फ्रीडम मिलेगी, आज़ादी। और वो लोग मेहनत किसके लिए करेंगे, संघर्ष किसके लिए करेंगे, स्ट्रगल किसके लिए करेंगे, देश को आज़ादी दिलाने के लिए। यूनाइट हुआ तो जाहिर सी बात है हम लोगों ने क्या किया था, स्ट्रगल किया। और स्ट्रगल करने के बाद हमें एट लास्ट क्या हासिल होती है, फ्रीडम हासिल होती है। अगर इसमें देखें तो लोगों में भावना पैदा करना, और लोगों में जब भावना पैदा करी तो जाहिर सी बात है लोगों में एकता आएगी, एकता की भावना आएगी। किस लिए अब वो एकता होंगे, किस लिए होंगे, संघर्ष करने के लिए, स्ट्रगल करने के लिए। और हमने देखा कि जब वो संघर्ष करेंगे तो हमें क्या प्राप्ति होगी, स्वतंत्रता की प्राप्ति होगी, आज़ादी मिलेगी हमें। ठीक है, तो ये हमारा जो है एक्चुअल में मीनिंग निकलता है नेशनलिज्म इन इंडिया। हमें अपने देश के बारे में कहानी पढ़नी है, हमने कैसे ब्रिटिश से आज़ादी पाई, वो सारी चीज़ हम इस चैप्टर में जानेंगे। क्या क्या संघर्ष किए, क्या क्या आंदोलन किए, क्या क्या जद्दोजहद करी हमने अपने देश को आज़ाद करने के लिए। तो थोड़ा सा रीड कर लेते हैं और से समझते हैं क्या दे रखा है। एज यू हैव सीन, मॉडर्न nationalism in Europe came to be associated with the formation of nation states. It means also a change in people's understanding of who they are and what defines their identity and sense of belonging. कहने का मतलब ये हुआ कि इस चैप्टर में हम जानेंगे, अगर हम प्रीवियस चैप्टर की बात करें तो यूरोप में भी नेशनलिज्म की भावना आई थी। और यूरोप को अगर मैं कह सकता हूँ ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, क्योंकि बहुत सारे उसमें नेशन स्टेट्स बिल्ड हो गए थे। और नेशन स्टेट्स बिल्ड हो गए थे तो उनको अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए लोगों में सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग शुरू कर दिया। अगर कहने का मतलब सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग कैसे आएगी, हमने गाने बनाने शुरू कर दिए, नई नई तरह की पोर्ट्रेट्स बनानी शुरू कर दी, एलिबरी बनानी शुरू कर दी। हमने क्या है, लोगों की फीलिंग को एक पिक्चराइजेशन कर दिया। ठीक है, पिक्चराइजेशन जैसे अगर तुम बोले तो यूरोप वाले चैप्टर में जर्मनिया का देखा था, एक हाथ में तलवार लेके खड़ी थी, दूसरे हाथ में मशाल लेके खड़ी थी, झंडा लेके खड़ी थी। तो तलवार का मतलब क्या हुआ कि भैया प्रोटेक्शन का हुआ, सिक्योरिटी का हुआ। ठीक है ना, लोगों को जस्टिस चाहिए। और झंडे का मतलब होता है जस्टिस। ठीक है, एक उसका मशा का, या अगर हम बोलें तलवार का मतलब ये भी होता है कि जाहिर सी बात है अपने सिस्टम से जो हम पे इम्पोज कर रखा है उससे आज़ादी चाहिए, तलवार से। ठीक है ना, और उस झंडे का मतलब क्या हुआ, जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए हमें, जिस सिस्टम को हम, जिस गुलामी के उसमें हम आगे आए हुए हैं अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए। नेक्स्ट इसमें क्या हुआ, तो लोगों में जब कलेक्टिव आइडेंटिटी बिलोंगिंग पैदा हुई तो जाहिर सी बात है लोगों में नेशनल्स की भावना पैदा हुई, लोगों में प्रेम आया देश को आज़ादी दिलाने के लिए, लोग एक हुए देश को आज़ादी दिलाने के लिए। नेक्स्ट क्या दे रखा है, न्यू सिंबल्स, आइकन्स, न्यू सॉन्ग्स एंड आइडियाज फॉर्ज्ड न्यू लिंक्स एंड रीडिफाइंड द बाउंड्रीज ऑफ कम्युनिटीज। कहने का मतलब ये हुआ कि लोगों में न्यू आइडियाज डेवलप होने लगे। अगर लोगों को एक करना है तो न्यू आइडियाज बिल्ड करने पड़ेंगे, लोगों को ग्रुप बनाना पड़ेगा, यूनाइट होना पड़ेगा। लोगों का ग्रुप बनेगा तो सोसाइटी बनेगी, और सोसाइटी बनेगी तो देश में नेशनल्स की भावना फैलेगी। अगर मैं बात करूं इस चैप्टर में थोड़ा सा ये जो आइकन्स वगैरह जो दिए हुए हैं, पिक्चराइजेशन जो दी हुई है, हम समझते हैं। क्लास इसमें जो दे रखा है वो ये दे रखा है कि हमारी उस टाइम पे जो है, हम सब जानते हैं कि हमारा भारत देश जो था वो गुलाम बना हुआ था। और गुलाम किसका बना हुआ था, अंग्रेजों का। और हम सब जानते हैं हमारे देश पर ब्रिटिशर्स ने राज किया था।
ठीक है। उन्होंने क्या है हमारी अच्छा लोगों के बीच में जब हम भावना जगाते हैं, फीलिंग्स जगाते हैं, तो जाहिर सी बात है हमें फीलिंग जो जगानी थी वो नेशनलिज्म की जगानी थी। लोगों के बीच में लोग एक हों, बस हमारा मतलब था लोगों को एक होना। जो हमारे देश में कह सकते हैं राजा जो फैले हुए थे, जो उनका किंगडम्स फैला हुआ था, सब इधर तिधर फैले हुए थे, डिफरेंट कैटेगरीज में बटे हुए थे, हमें उन सबको एक करना था। बिकॉज हमारा उस टाइम पे मोटो बना हुआ था नेशनलिज्म का, मोटो या फिर मेन जो एम बना हुआ था वो था हमारा नेशनलिज्म। ठीक है। हमारे इस टाइम पे क्या है भारत माता, इस टाइप के तुम देख सकते हो हमारा देश जो था पहले पाकिस्तान भी इंडिया का पार्ट होता था, तो इस तरह से हमारी जो भारत माता जो थी वो जकड़ी हुई थी बेड़ियों के द्वारा। अब बेड़ियों के द्वारा सिस्टम मतलब कहने का मतलब गुलाम, इसका मतलब हुआ गुलाम। और किसके गुलाम? ब्रिटिशर्स के गुलाम थे हम उस टाइम पर। ठीक है। अब सेकंड बात क्या दे रखा है, हमें अपने लोगों के बीच में फीलिंग डेवलप करनी है। भाई हमने फीलिंग डेवलप करनी है लोगों के बीच में। लोगों के बीच में फीलिंग डेवलप हम कैसे करेंगे कि साहब अपने लोगों में न्यू सॉन्ग्स बनाएंगे, ठीक है, एलिगोरीज बनाएंगे, ठीक है, और न्यू आइडियाज बनाएंगे, आइकन्स, न्यू आइकन्स बनाएंगे, ठीक है, न्यू तरह का कल्चर पैदा करेंगे। भैया अपने देश को किसी भी तरह से आज़ादी करनी है, ठीक है, जद्दोजहद की थी अंग्रेजों के जुल्मों से आज़ादी पाने के लिए। ठीक है। दूसरी बात क्या इसमें बताई हुई ये भी दे रखी है, इन मोस्ट countries the making of the new national identity was a long process. How did the consciousness emerge in India? कहने का मतलब लंबा प्रोसेस चला था। अपने इंडिया की बात करें तो 200-250 साल हमने करीब इसमें जद्दोजहद की थी अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए। और अगर और कंट्रीज की बात करें तो उसमें तो और ज़्यादा लंबा प्रोसेस चला था। कम से कम 500-1000 साल तो बहुत सारे देश ऐसे गुलाम बने रहे थे। ठीक है। शासन की अगर मैं बात करता हूँ, इससे पहले थोड़ा सा हम एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं हमारे देश में जो है गुलाम कैसे हुआ। ठीक है, उसकी बात करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें ये दिया हुआ है कि भैया सबसे पहले थोड़ा सा इसकी बैक नॉलेज समझ लेते हैं। क्या दिया हुआ है कि 1599 एक ऐसा ईयर था, हमारी बुक्स में कम जिक्र किया गया है, कम डिस्क्राइब किया गया है इन पर्सन्स के बारे में, क्योंकि ज़्यादातर जहांगीर के टाइम पर सर थॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस के बारे में ज़्यादा दिया हुआ है। ये थोड़ी वैसी नॉलेज है जो हमें पता होनी चाहिए कि 1599 के आसपास बेटा अकबर का रूल चल रहा था, अकबर का शासन चल रहा था। इस टाइम पर एक पर्सन आए जॉन मिल्टन हाल। ठीक है, ये एक एडवेंचर थे, एक्सप्लोरर थे, इन्हें घूमने का बहुत शौक था, यात्रा पे निकल जाते थे। कहने का मतलब ये हुआ आज हम चल रहे हैं भैया, चलो चक्कर लगाते हैं, आज एक कंट्री का हम देख के आते हैं। तो उसमें क्या दे रखा है, इन्होंने क्या हुआ कि भैया अकबर के टाइम पर ये आए और परमिशन वगैरह ली, क्या हम अकबर साहब तुम्हारे यहाँ बिजनेस कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। ये घूम के आ गए बस। ठीक है, ये फिर दोबारा लौट के चले गए कहाँ, ब्रिटेन दोबारा चले गए। वहां पे क्वीन एलिजाबेथ टेलर सेकंड राज कर रही थी, एलिजाबेथ टेलर द्वितीय। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि परमिशन ली किसकी, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 15 साल के लिए एक लाइसेंस बनवा लिया उन्होंने, एक चार्टर तैयार किया गया जिस पे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी गई थी और ये बताया गया था कि हम टेलर क्वीन जो हैं तुम्हें परमिशन देते हैं 15 इयर्स का बिजनेस करने के लिए, और जब ये 15 इयर्स खत्म होंगे तो तुम इसको दोबारा रिन्यू करा सकते हो। ठीक है ना, आगे बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए फिर 20 इयर्स फिर ऐसे करके ये लाइसेंस रिन्यू होता है। एक चार्टर एक ऐसा चीज होता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, ये अच्छे खासे खूब क्या है समुद्र में यात्रा वगैरह करते थे, इन्हें बड़ा शौक था उस टाइम पर, तो उन्होंने लोगों का ग्रुप बनाया और ये तैयार हो गए इंडिया के लिए रवाना होने के लिए। और उस ग्रुप को जो बोला गया वो बोला गया था मर्चेंट एडवेंचर्स। ठीक है, मर्चेंट कहने का मतलब जो बिजनेसमैन ट्रेडर्स जो बिजनेस पर्पस के लिए जाते हैं, एडवेंचर्स का मतलब ये हुआ घूमने वाले यात्री। तो बिजनेस के लिए घूमने जा रहे थे, बिजनेस करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए, तो इस ग्रुप को जो हमने नाम दिया है वो है मर्चेंट एडवेंचर्स। नेक्स्ट सेकंड बात अगर हम बात करें, तब ये जब गए थे तो इन्होंने एक कंपनी फॉर्म करने के लिए गए थे। इनका मेन पर्पस था कि भैया हमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म करनी है। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, हमारे देश में जब अंग्रेज लोग आ गए थे तो करीब ये वाला दिन था 1600 में, 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को फॉर्म करने के लिए आए थे। अभी सिर्फ जो वो कंपनी जो थी वो कागजों में बनी थी, सिर्फ डॉक्यूमेंट से बनी थी, एक्चुअल में उसका हमें फिजिकली तरीके से देखा नहीं गया था। वो आए तो जाहिर सी बात है उन्होंने 3 तरह पर अपनी क्या है अपनी प्रेसिडेंसी बनाई, कैलकाटा, मद्रास और बॉम्बे। ठीक है, कैलकाटा उनका जो था वो मेन हेडक्वार्टर बोला जाता था, जहाँ से वो अपना ट्रेड को कैरी करते थे, अपना एडमिनिस्ट्रेशन करते थे।
ठीक है, अपना सिस्टम वगैरह चलाते थे, लीगल ऑर्डर्स पास करने पड़ते थे। जब लीगल ऑर्डर्स पास करने पड़ते, जाहिर सी बात है मद्रास और बॉम्बे में सर्कुलेट किए जाते थे। ठीक है, अब ब्रिटिशर्स आए थे, जाहिर सी बात है बिजनेस करने के लिए। बिजनेस करने के लिए तो किस किस चीज़ों में वो बिजनेस करते थे, किस किस वस्तुओं में करते थे, वो थे कपड़े हो गया, ठीक है, मसाले हो गया, सिल्क में करते थे, साल्ट, और इंडिगो के लिए भी करने के लिए शुरू करते थे, क्योंकि इंडिगो से उन्हें क्या है ज़्यादा इनकम मिलती थी। इसीलिए इंडिगो की खेती यानी कि नील की खेती को करने के लिए हमारे देश के किसानों को मजबूर किया करते थे, इंसिस्ट किया करते थे कि तुम्हें करनी है, क्योंकि उनका सारा पर्पस क्या था, ज़्यादा इनकम कमाना। उस टाइम पे जो क्या था कि 3 जगह पे तो उन्होंने कब्जा कर लिया। ठीक है, सेटअप होने के साथ साथ उन्हें करीब 40 साल करीब लग गए थे, अपनी 40 से 50 साल अपने ईस्ट इंडिया सेटअप करने के लिए। अच्छा, कोई आता तो पहले दिन तो कोई अपनी कंपनी सेटअप नहीं कर लेगा, चला नहीं लेगा, वो तो अभी सिर्फ कागजों में बनी हुई। वो क्या थे भैया, पहले रेडी लगा ली, है ना, अपने ठेले वगैरह लगा लिए इन सब चीज़ को करने के लिए। फिर जब इन्हें लगा कि इनके पास ज़्यादा कैपिटल बन गई है, ज़्यादा कैपिटल जमा हो गई है, पूंजी बन गई, तो तब इनका ख्याल आया कि अब हमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी एक्चुअल में फिजिकली फॉर्म में स्टैब्लिश कर देनी चाहिए। ठीक है, उस टाइम पे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली फैक्ट्री जो सेटअप करी गई थी वो बॉम्बे में करी गई थी, कोलकाता, मद्रास, फिर धीरे धीरे और देश में सूरत वगैरह और सारे देश में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री सेटअप होने लगी थी। अगर मैं बात करता हूँ उस टाइम पे जो है करीब पूरे वर्ल्ड का 25%, अगर हमारे वर्ल्ड में 100% इनकम होती है तो उसका 25% इनकम तो करीब हमारे इंडिया से ही होती थी। ठीक है, तो कह सकते हैं कि हमारे इंडिया का उस टाइम पे काफी लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी हुई थी, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी हुई थी कि भैया अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा इनकम जो हो रही थी, कह सकता हूँ कि करीब 1/4 हिस्सा जो है पूरे वर्ल्ड की इनकम का हमारे देश में आ रहा था। तो हमारे देश में उस टाइम पे काफी बहुत सारे लार्ज अमाउंट में, ट्रिमेंडस अमाउंट में रिसोर्सेज अवेलेबल थे। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या किया, मौके का फायदा उठाया, और हम सब जानते हैं कि हमारे देश को पुराने टाइम पर सोने की चिड़िया बोला जाता था। सोने की चिड़िया का मतलब यही है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा रिसोर्स पाए जाते थे। उन्होंने देखा, उनकी नज़र पड़ी, बाज की तरह उनकी नज़र पड़ गई उनके रिसोर्सेज पर, तो उन्होंने देखा कि इंडिया में सबसे ज़्यादा रिसोर्स हैं, चलो इनको इस्तेमाल करा जाए, इनको खोखला किया जाए। और एक्चुअल में जब हमने देखा सन 1947 तक हमारा देश पूरी तरीके से खोखला हो चुका था, रिसोर्सेज को यूज इतना करके चले गए थे अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, सेल्फिश के लिए। इन्होंने क्या किया था कि अब ये आ गए, इन्होंने 3 जगह पे कब्जा करना शुरू कर दिया, यहाँ से अपनी फैक्ट्री सेटअप करनी शुरू कर दी। तो उस टाइम पर एक कह सकते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया था। बैटल ऑफ प्लासी के पीछे यही रीजन है। अच्छा, प्लासी जो है आज के टाइम पे बांग्लादेश में पड़ता है। बांग्लादेश हमारा इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था, ईस्ट बंगाल का पार्ट। ठीक है, उस टाइम पर कह सकते हैं कि एक नवाब हुआ करते थे, क्योंकि हम सब जानते हैं अंग्रेजों से पहले जो है हमारे देश में राजाओं का शासन चल रहा था। ठीक है, किंग्स का रूल चल रहा था, तो उन्होंने क्या थे अपने अपने एरिया के नवाब बनाना शुरू कर दिए। 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हुई थी, तो वहाँ के जो लोकल जो नवाब थे उन्होंने अपने आप को घोषित कर दिया, राजा डिक्लेयर कर दिया कि भाई हम अपने एरिया के मेन हेड हैं, मेन कमांडर हमारे हाथ में है। क्योंकि पहले सबसे खौफनाक खतरनाक जो था वो औरंगजेब रहा था। 1707 में उसकी डेथ हो गई थी औरंगजेब की। ठीक है, उस टाइम तो दबदबा बना हुआ था मुगल्स का, और जैसे ही डेथ हो गई उसकी, तो जो लोकल जो नवाब जो थे उन्होंने अपना दबदबा शुरू कर दिया, भैया हम अपने एरिया के डॉन हैं, हम अपने एरिया के मेन हेड हैं, हमारे रूल से वो एरिया चलेगा। तो लोगों ने, जो नवाब थे, तो उस टाइम पर एक नवाब हुआ करते थे जिनका नाम था मुर्शीद कुली खान। और इन्हीं के नाम से ही बंगाल में मुर्शिदाबाद एक जगह है। ठीक है, मुर्शीद कुली खान, इन्होंने क्या देखा कि धीरे धीरे क्या है, मुर्शीद कुली खान को नवाब का, बंगाल का नवाब बना दिया गया। ठीक है, धीरे धीरे और आगे नवाब वगैरह आने लगे, चेंज होने लगे, मीर जाफर आ गए, मीर कासिम आ गए, पपेटरी थे, बहुत सारे ऐसे नवाब आए थे बंगाल पे कब्जा करने के लिए। उन्होंने देखा कि अंग्रेजों ने देखा कि यहाँ पे तो राजा सिस्टम चल रहा है, अगर आप इन्हीं राजाओं को भिड़ा देते हैं, लड़वा देते हैं, तो जाहिर सी बात है ये देश बिखर जाएगा। ठीक है, अलग अलग टुकड़ों में, अलग अलग फ्रेगमेंट्स में इनको अब ये, और जाहिर सी बात है उस टाइप पे 2 सबसे ज्यादा धर्म हमारे देश में चलते थे, हिंदू और मुस्लिम। हिंदू और मुस्लिम ने लड़ाई करवाई, फूट डलवाई, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेला, तो इस तरीके से हमारे देश को अलग अलग कर दिया, अलग अलग कर दिया। ऐसा माना जाता है कि कुछ लोगों हमारे देश में जो थे, जो एजुकेशनिस्ट पर्सन थे, बुद्धिजीवी थे, विद्वान पर्सन थे, उन्होंने बोला था कि भाई हम अगर एक रहेंगे तो हम 2 महीने में आज़ादी पा सकते हैं सिस्टम से। और अंग्रेजों ने उसका फायदा उठाया और वो 2 महीने क्या 200 साल तक राज करके चले गए। ठीक है, कुछ लोगों ने ये भी बोला कि अंग्रेज जो हैं वो मधुमक्खी की तरह हैं,
मधुमक्खी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इनको शहद देते रहोगे, गुड़ देते रहोगे, तो ये हमारे काम आएंगे, हमारे को देश को डेवलप करने के लिए मदद करेंगे। अगर जरा सा भी इनको छेड़ दिया तो ये फिर खतरनाक हो जाएंगे, ये हमारे देश को नोच नोच के खा जाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे अगर हम बोले, ऐसा बोला भी जाता है कि मधुमक्खी के छत्ते में हाथ नहीं लगाना चाहिए, हमारा ही नुकसान होता है। तो बहुत सारे शिक्षक लोगों ने, काफ़ी एजुकेशन पर्सन ने बोला, विद्वान लोगों ने, कि अगर हमने इनको थोड़ा सा भी टच किया तो हमारे पे उल्टा ही रिवर्स एक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ से ये सब चाहते थे कि अंग्रेजों के साथ मीठी मीठी संबंध रखो, रिलेशनशिप रखो, जिससे क्या हमारा देश थोड़ा सा बढ़ता है। पर वो क्या जानते थे कि अंग्रेज लोग ही हम देश के लोगों को खा जाएंगे, हमारे देश के लोगों को, रिसोर्स को खा जाएंगे। अगर मैं बात करूं उस टाइम पे क्या था, ब्रिटिशर्स केम इन इंडिया थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर ट्रेड पर्पस फॉर इट्स आर्मी। कहने का मतलब ये हुआ उस टाइम पर हमारे देश में ब्रिटिशर्स लोग आए थे ट्रेड करने के लिए, इन सब चीज़ों में ट्रेड करने के लिए आए थे। हम सब जानते हैं सिल्क हो गया, इंडिगो हो गया, साल्ट हो गया, ठीक है, कॉटन वगैरह हो गया, कपड़े वगैरह, इन सब के लिए एज अ रिजल्ट उन्होंने अपनी आर्मी भी फॉर्म करी। अच्छा, इन देश में ऐसा लगा कि भाई इसमें आर्मी तो है नहीं, राजा जो है, अगर हम राजा को लड़वाए थे तो वहाँ की जाहिर सी बात है आधी स्ट्रेंथ तो खत्म हो जाएगी। तो जब आधी स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी तो हम अपनी स्ट्रेंथ को बिल्ड करने के लिए, आर्मी को बिल्ड करने के लिए हमने क्या किया था कि, तो इन्होंने क्या देखा, बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया 1758 में, क्योंकि उनका मेन पर्पस क्या था अंग्रेजों का, बंगाल को कैप्चर करना। बंगाल से सबसे ज्यादा ट्रेड होता था, उन्होंने बंगाल को ही कैप्चर कर लिया। धीरे धीरे उन्होंने अपनी, क्योंकि मद्रास और बॉम्बे में भी इनसे पहले भी कुछ देश के और यात्री आए हुए थे, ठीक है ना, जैसे डच के आने लोग आए थे, डच देश के, और फ्रेंच के लोग आए थे, फ्रांस के। तो उन सबको, जब फ्रेंच वालों को तो बोल दिया कि भैया तुम मान जाओ तो ठीक है, डच वालों के साथ उन्होंने लड़ाई कर ली थी तो उनको वैसे ही भगा दिया था, ठीक है, फ्रांस वालों को ऐसे मान गए थे। तो मेन जो था कलकत्ता में दबदबा स्टार्ट हो गया अंग्रेजों का, ठीक है ना। इस तरीके से हम देखेंगे कि इंडिया ट्राइज टू स्टार्ट ए मूवमेंट टू मेक द कंट्री इंडिपेंडेंट, हाउ दे फाइट। अब इस सिस्टम से आज़ादी पाने के लिए इंडिया ने कैसे कैसे मूवमेंट किए, क्या क्या संघर्ष किए, क्या क्या स्ट्रगल किए, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में देखेंगे। दूसरी बात क्या दे रखी है जरा देखते हैं। In India and its many other countries, the growth of modern nationalism is intimately connected to the anti-colonial movement. अच्छा, इस टाइम पर अगर हम देखें अपने देश में ग्रोथ करनी है तो हमें अंग्रेजों के खिलाफ मूवमेंट करना पड़ेगा। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे देश में अंग्रेजों ने कॉलोनीज इस्टेब्लिश की हुई थी, और कॉलोनीज इस्टेब्लिश की हुई थी तो जाहिर सी बात है उन्होंने अपना ही राज चलाया हुआ था, अपना राज चलाया हुआ था। तो हम सब जानेंगे उसी राज को हमें खत्म करना है। इसी के खिलाफ हमने क्या है, एक मूवमेंट किया जिसको हम एंटी कॉलोनियल मूवमेंट कहते हैं। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, कॉलोनियल जाहिर सी बात है वो हमारी कॉलोनी से आता है, और कॉलोनीज जो है हमारे देश में ब्रिटिशर्स ने एस्टैब्लिश की हुई थी, ब्रिटिशर्स के एरियाज, ठीक है, इसको अगर हम बोलें। और इस टाइम को बोलते हैं, जिस टाइम पर ब्रिटिशर्स का टाइम चल रहा था, इनकी गवर्नमेंट चल रही थी, तो इस टाइम हम कहते हैं कॉलोनियल गवर्नमेंट, औपनिवेशिक सरकार। औपनिवेशिक सरकार या ब्रितानी सरकार, ब्रितानी साम्राज्य, ठीक है। इस टाइम पे हम जानेंगे हमने एंटी कॉलोनियल मूवमेंट किया, अंग्रेजों से किसी भी तरीके से मुक्ति पाने के लिए हमने क्या है, मूवमेंट करना शुरू कर दिया है। सेकंड बात क्या बताइए, इसमें दे रखा है, पीपल बिगन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विद कॉलोनियल। लोगों ने क्या किया, यूनाइट होना शुरू कर दिया। अगर हमें लोगों से लड़ाई लड़नी है तो जाहिर सी बात है एक होना पड़ेगा, और एक होंगे तभी हम इस मूवमेंट को आगे बढ़ा पाएंगे। द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर कॉलोनियल प्रोवाइडेड अ शेयर्ड बॉन्ड दैट टाइड मेनी डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर। कहने का मतलब ये लोगों में जो लोग दबा रखे थे अंग्रेजों ने, ठीक है, ऑप्रेस्ड पीपल्स जो थे, उन लोगों में हमें यूनिटी की भावना पैदा करनी थी। और जब यूनिटी की भावना पैदा करेंगे जाहिर सी बात है एक मूवमेंट अराइज होगा, और वो मूवमेंट हमारा अराइज होगा ब्रिटिश सरकार से लड़ने के लिए। नेक्स्ट बात बताइए, बट ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट द इफेक्ट्स ऑफ द कॉलोनियलिज्म डिफरेंटली, देयर एक्सपीरियंस वर वेरिड एंड देयर नोशंस ऑफ फ्रीडम्स वर नॉट ऑलवेज द सेम। कहने का मतलब ये अलग अलग इसका असर देखा गया था, ठीक है ना। अलग अलग तरह क्लास ऑफ पीपल्स रहते थे, हायर क्लास के रहते थे, मिडिल क्लास के रहते थे, या लो क्लास के, तो इन सब चीज में उनका असर देखा गया। द कांग्रेस एंड अंडर महात्मा गांधी ट्राइड टू फोर्स दीज ग्रुप्स टुगेदर विद इन द वन मूवमेंट, बट द यूनिटी डिड नॉट इमर्ज विदाउट कॉन्फ्लिक्ट।
कहने का मतलब ये हुआ गांधी जी ने भी बहुत कोशिश की हुई थी, महात्मा गांधी जी ने भी इस मूवमेंट के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने के लिए, क्योंकि ब्रिटिशर से हमें क्या है आज़ादी पानी थी, तो उन्होंने अपना मूवमेंट चलाया और लोगों में यूनिटी की भावना शुरू कर दी। In an earlier textbook you have read about the growth of nations in India up to the first decade of the 20th century. In this chapter we will pick up the story from the 1920s and study the national cooperation and सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कहने का मतलब ये हुआ इससे पहले की किताबों में हमने देखा था कि फर्स्ट डिकेड की बात की हुई है, पहले 10 साल की बात करी हुई है। आगे जो है हम 1920 से बात करेंगे, क्योंकि इसके बाद जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इसी टाइम ड्यूरेशन में स्टार्ट हो जाता है 1940 से 18 में, जिसमें हमारे देश के लोगों को ज़बरदस्ती भर्ती कराया जाता है, ज़बरदस्ती रिक्रूट किया जाता है वर्ल्ड वॉर लड़ने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे ब्रिटिशर्स की सेना कम हो रही है, तो चलो इन फार्मर्स को उठाओ और इनके हाथ में हल्की जगह बंदूक थमा दो, जिससे कि क्या है ये आगे लड़ाई लड़ें हमारी तरफ से और हमको रिप्रेजेंट करें। वी विल एक्सप्लोर। और उसके बाद हमने देखा कि काफ़ी इसमें मूवमेंट्स चलाए गए थे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसको हम कहते हैं, कि लोग जो मूवमेंट जो चल रहा था उनकी बात ना मानना, ब्रिटिशर्स की नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ब्रिटिशर्स को कॉपरेट नहीं करना है, वो जिस चीज़ में एरिया में ट्रेड करते हैं उन सब चीज़ का हमें बॉयकॉट करना है, बहिष्कार करना है। नेक्स्ट हमने इस चैप्टर में भी जानेंगे हाउ द कांग्रेस sought to develop the national movement, how different social groups participation in the movement and how nations capture the imagination of people। इसमें भी एक हम कांग्रेस सरकार की एस्टैब्लिशमेंट इसी ड्यूरेशन में हो जाती है 1888 में, और हम सब जानेंगे कांग्रेस जो है पार्टी उभर कर आती है, काफ़ी टाइम से साइलेंट रहती है, साइलेंट, और इसमें एक जज्बा देखने के लिए मिलता है, क्या अलग अलग तरह के लीडर्स पैदा होते हैं। इस चैप्टर में हम जानेंगे लीडर्स के बारे में, उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल किए, वो सारी चीज़ हम इस चैप्टर में जानेंगे।